तो दोस्तों, आज हम सब फिर से सीडीपी बाल विकास का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे सभी क्लासों का पीडीएफ उपलब्ध है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम सब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है, पहला सीखना, स्मृति, प्रेरणा या फिर चिंतन। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सीखना। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सभी क्वेश्चनों को हम व्याख्या के जरिए और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है। उसे काटते ही उसको तीखा का ज्ञान होता है और रोने लगता है, इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है। फिर उसके पास कभी नहीं जाता, क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया कि लाल मिर्च कड़वी होती है। यही कह रहे हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। वो बच्चा जो है अनुभव द्वारा सीख लिया कि लाल मिर्च खाया, जैसे ही उसको तीखा लगा उससे वह सीख मिल लिया कि हाँ, यह लाल मिर्च जो कड़वी होती है, इसको हमको दोबारा नहीं खाना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। क्या होता है? अहम, इदम, पराहम या फिर परिस्थितियां। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पराहम। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के मापन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्होंने व्यक्तित्व के मुख्यतः 2 घटक माने। कितने घटक माने हैं? 2 घटक माने। कौन माना है? फ्रायड ने माने हैं। कौन माना है? फ्रायड ने माने हैं। पहला है अचेतन, दूसरा है इदम, अहम, अत्यम, पराहम। फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम, अहम एवं अत्यहम, पराहम, इन 3 तत्वों का विशेष महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी खालिस्तान ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ऐसा कौन व्यवहारवादी ने कहा था? ऑप्शन है आपके पास, न्यूमैन, प्रीमैन, वाटसन या फिर होल्जिंगर। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, वाटसन। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। वाटसन कहाँ के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे? ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। वाटसन जो है अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में अग्रणी थे। वाटसन का मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार का प्रमुख स्थान है। किसका है? व्यवहार का प्रमुख स्थान दिया गया है। व्यवहार का परिवर्तन कर मानव विकास किया जा सकता है। उनका मानना था उसके व्यवहार में परिवर्तन करके मानव का विकास किया जा सकता है। यह इनका प्रमुख कथन था। यह जो है, ये जो इनका प्रमुख कथन यही जो था, डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं, यही इनका प्रमुख कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ध्यान आकर्षित होने में खाली स्थान है, फिर लिखा है कि प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन है उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सभ्रता। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इज बी, उद्दीपन की तीव्रता। इसको हम व्याख्या के जरिए और समझने का प्रयास करते हैं। करें, उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, व्यक्ति की लालसा भी उतनी ही अधिक होगी तथा इस स्थिति में इच्छा वस्तु की प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है डैश डैश डैश, फिर लिखा है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है।
ऑप्शन है सहानुभूति, शिक्षण, समदृष्टि या फिर प्रेरणा। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रेरणा। कह रहे हैं प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा की संकल्पना अब्राहम मैस्लो, कौन? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होता है। ऐसा किसका मानना था? अब्राहम मैस्लो का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन है कोफका, वाटसन, कोहलर या फिर वुडवर्थ। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वुडवर्थ। वुडवर्थ जो है SOR अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। यह आप ध्यान रखिएगा, जो SOR है यह वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ऑप्शन है नवीनता, अवधि, रुचि या फिर आकार। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रुचि। करें ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। क्या होती है? रुचि होती है। किसी विषय वस्तु में जितनी अधिक रुचि होगी उद्दीपन क्रिया उतनी ही तीव्र होती है तथा उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होगा। अब आप इसको ऐसा समझिए, जिस चीज में हमारी अधिक रुचि होती है उसको हमें ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। आप समझिए, अगर आप मैथ में रुचि ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसमें आपकी रुचि है, उस पर मैथ में आप ज़्यादा फोकस करेंगे। वही बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बालक की रुचि होती है उसमें उद्दीपन की क्रिया उतनी ही तीव्र होती है तथा उस चीज़ पर बालक जो है ध्यान केंद्रित भी बहुत ज़्यादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास पहला सीखने में हस्तांतरण, सीखने की विधियां, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सीखने में हस्तांतरण। अब इसको हम व्याख्या के जरिए समझते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में हस्तांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्तांतरण कहलाता है। अधिगम प्रक्रिया के द्वारा यह सिखाया जाता है कि मानव अपने व्यवहार जीवन के साथ किस प्रकार स्वयं को समायोजित करेगा। जैसे शिक्षक द्वारा कक्षा में अधिगम प्रक्रिया के द्वारा जो पढ़ाया जाता है बच्चे उसे ग्रहण करते हैं, इसे ही ज्ञान का हस्तांतरण कहते हैं। अब हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है आवृत्ति बहुभुज, स्तंभाकृत, संचयी आवृत्ति या फिर रेखा चित्र। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इज बी स्तंभाकृत। करें सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभीकृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। कह रहे हैं कि विकास की किस अवस्था में सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास होता है। ऑप्शन है आपके पास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बाल्यावस्था। इसको हम व्याख्या के जरिए समझते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज से होता है। किसमें? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालक का जो मानसिक विकास होता है बहुत तीव्र से होता है और परिवर्तित किशोरावस्था आते आते 19 से 20 साल की उम्र में आते आते काफ़ी धीमी गति से
बालक का बुद्धि का विकास होता है। सबसे ज़्यादा विकास कब होता है? बाल्यावस्था में होता है, लेकिन किशोरावस्था आते आते उसके बुद्धि के विकास में धीमी गति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है नैतिकता पर, मूल प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर? इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मूल प्रवृत्ति पर। इसको हम व्याख्या के जरिए समझते हैं। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? शैशवावस्था को अनोखा काल भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। किसके? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब जैसे रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना। अब देखिए, शैशवावस्था में बालक को जानकारी तो रहती नहीं है, रोना हंसना, कब रोना है, क्या कहना है, वह मतलब कि यह मूल प्रवृत्तियों पर, इसीलिए कह रहे हैं कि शिशु को जो शैशवावस्था में जो भी क्रिया करता है उसको हम मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत रखते हैं या फिर मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन है, कौन से जानवर का प्रयोग किया था उन्होंने? ऑप्शन है चिंपैंजी पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहों पर। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, चिंपैंजी पर। इसको हम व्याख्या के जरिए और समझने का प्रयास करते हैं। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग बनमानुस या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, सुल्तान। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कोहलर ने अपना प्रयोग किया था जिस चिंपैंजी पर, उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुल्तान। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, करें कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। ऐसा किसका मानना था? कोहलर का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान डैश 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 फिर में भी उच्च होंगे। कह रहे हैं कि अध्ययन में, सृजनशीलता में, विश्लेषण करने में, अच्छे अंक प्राप्त करने में। अब इसमें कहने का तात्पर्य है, अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, उच्च बुद्धि लब्धि का है, क्या वह उस मतलब कि इन सब चीज जो ऑप्शन दिए गए इसमें भी उच्च होंगे? ऑप्शन आपके पास है, इसमें जो है बी इज राइट आंसर है, सृजनशीलता में। इसको हम व्याख्या के जरिए समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहा जाता है। जबकि नवीन उत्पाद या नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? सृजनशीलता कहते हैं। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन किया जा सकता है। अब देखिए, अब करें नवीन उत्पादन या नवीन खोज के क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन किया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित नहीं हो सकता उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर बच्चा उच्च बुद्धि लब्धि का है तो अब यह नहीं कह सकते कि वह सृजनशीलता में भी उच्च होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यह कन्फर्म नहीं किया जा सकता। अब हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया। किसने दिया था अधिगम का नियम? स्किनर ने, पावलोव ने, वाटसन ने या फिर थॉर्नडाइक ने। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अधिगम सीखने के मुख्य 3 नियम दिए थे। पहला तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? ऑप्शन है आपके पास तार्किक विधि, प्रत्यायन विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। इसमें आपका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तार्किक विधि। इसको हम व्याख्या के जरिए समझते हैं।
स्मृति वह भंडारण क्षमता है जहाँ पर पूर्व की विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संचित किया जाता है। कह रहे हैं कि जो स्मृति होता है उसमें हम जो हमारे पुराने ज्ञान होते हैं उसको हम रखते हैं, जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम याद करते हैं, हाँ हमने यह चीज़ पहले सीखा था, वही कह रहे हैं। तथा आवश्यकता अनुरूप उसे तत्कालीन परिस्थितियों में याद किया जाता है। किसको? जो हम विषय वस्तु अपनी स्मृति में संचित किए रहते हैं, रखे रहते हैं, जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया था। खाली स्थान है, किसके द्वारा किया गया? TAT परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है होल्टजमैन, साइमन, मरे या फिर बेलक। देखिए इसे मरे, मुर्रे समझिए, सही नाम इसका मुर्रे है, इसे मुर्रे। इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर, मुर्रे। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। कैसा? व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है। इस परीक्षण का विकास वर्ष 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक SA मुर्रे द्वारा किया गया था। TAT परीक्षण में 31 कार्डों का, कितने कार्डों का? 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, विषय केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर, बाल केंद्रित शिक्षा। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। कैसी? सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है वर्गीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैदिकता का सिद्धांत। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर, वर्गीकरण का सिद्धांत। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। वृद्धि और विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। करें विकास और वृद्धि और विकास ऐसी प्रक्रिया है जो एक असहाय शिशु को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे प्रौढ़ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम सब। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपन सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन है सदृशता का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, साक्षर का नियम। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर, तत्परता का नियम। इसकी हम व्याख्या समझते हैं। तत्परता से कार्य करने की केंद्रित शक्ति निहित होती है। तत्परता में कार्य करने की केंद्रित शक्ति निहित होती है तथा साथ में तत्परता से सभ्यता भी बढ़ जाती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? तैयारी का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ऑप्शन है विभेदीकरण, सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पृथक्करण। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर, प्रत्यक्षीकरण। करें इसकी हम व्याख्या समझते हैं। संप्रत्यय संकल्पना निर्माण के सोपान निम्न है। पहला प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण और पृथक्करण। सामान्यीकरण अतः संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होगा। कौन होगा? प्रत्यक्षीकरण होगा। प्रथम सोपान इसका जो है प्रत्यक्षीकरण ही होगा। अब दोस्तों यह सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।